Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 12 Chapter number 2 Chemotherapeutic Agents. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 12th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट कीमोथेरापेटिक एजेंट्स को, दैट मीन्स वो ड्रग्स जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज की जा रही थी, ठीक है, और जो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल कर रही थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट आउट कर रही थी, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलिन्स के बारे में। तो उसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग क्लासेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है हमारी वो है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स की बात करें तो these macrolides are a class of drugs which is used to manage and treat various bacterial infections. They are also used in uncomplicated skin infections and otis media in pediatric patients. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्रोलाइड्स होते हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिफरेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट आउट करता है और उनको मैनेज करता है। इस तरीके से ये जो है अनकॉम्प्लिकेटेड जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो पेडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो ओटिस मीडिया की कंडीशन होती है उसको ट्रीट आउट करने के लिए मैक्रोलाइड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। These macrolides are further classified into different classes. First is the macrolides in which the drug is erythromycin, clarithromycin, azithromycin, roxithromycin and spiramycin. Second class is ketorolides in which the drug is टेलीरिथोमाइसिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन मैक्रोलाइड्स को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके मैक्रोलाइड्स जिसमें ड्रग आएंगी इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्जिथ्रोमाइसिन और स्पारामाइसिन। इन सभी के एंड में क्या होगा, माइसिन वर्ड लगा हुआ होगा। और सेकेंड है कीटोलाइड्स जिसमें आएंगे टेलीरिथ्रोमाइसिन जिसमें भी लास्ट में माइसिन लगा होगा। तो ये जो भी माइसिन लगी हुई ड्रग्स होती है वो आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से बिलोंग करती हैं जो कि ओटिस मीडिया और स्किन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं आपके उसमें फर्स्ट है आपके इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड। इट इज कॉमनली यूज्ड टू respiratory tract infections, skin infections and sexually transmitted infections. It is also used to treat some forms of acne. Second is azithromycin. This is a newer macrolide antibiotic that is commonly used to treat the respiratory tract infections, skin infections and sexually transmitted infections. It is also used to treat some forms of traveler's diarrhea. Third is the clarithromycin. That was another newer macrolide antibiotic that is commonly used to treat the respiratory tract infections, skin infections and sexually transmitted infections. It is also used to treat some forms of stomach ulcers. ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेजर मैक्रोलाइड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपके एजिथ्रोमाइसिन। ये जो है आपका फर्स्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया है और ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है और एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है और एक्ने अगर हो जाते हैं तो एक्ने की कुछ फॉर्म्स को भी ये ट्रीट करता है। सेकेंड होता है आपके एजिथ्रोमाइसिन जो एक न्यूअर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है और ये स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस और जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनको ट्रीट आउट करता है। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है तो ट्रैवलर्स डायरिया की भी कुछ फॉर्म्स को ये ट्रीट आउट करता है। थर्ड है आपके क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये एक नया न्यूअर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है
ठीक है। और स्टमक अल्सर, स्टमक में अगर अल्सर्स हो गए हैं तो उसकी जो न्यूअर फॉर्म्स होती हैं उनको भी ये ट्रीट आउट करता है। तो ओवरऑल ये जो तीनों मैक्रोलाइड्स हैं स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन इन्फेक्शंस और एसटीडीज को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन एक्नेस के लिए, एजिथ्रोमाइसिन ट्रैवलर्स डायरिया के लिए और क्लेरिथ्रोमाइसिन स्टमक अल्सर्स के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। इसकी डोज की बात करें तो जो एजिथ्रोमाइसिन है, in adults it is given 250 to 500 mg orally every 6 hours and 500 to 1000 mg orally every 12 hours, and in the children the dose is usually 30 to 50 mg per kg in a day in individual dose. Second is the azithromycin, which is in adults 500 to 1000 milligram orally once daily for 3 to 5 days, and in children the dose is usually 30 to 10 to 30 milligram per kg per day in a single daily dose for the 3 to 5 days. ठीक है। इसकी डोज जो रहेगी दो की बताइए, इरिथ्रोमाइसिन की और एजिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो बड़े हैं एडल्ट हैं उनमें देते हैं हर 6 घंटे के अंदर 250 से 500 मिलीग्राम, और हर 12 घंटे के अंदर इस तरीके से लगभग 500 से 1000 मिलीग्राम। बच्चों के अंदर हर एक डोज में देंगे एक दिन के अंदर उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 30 टू 50 मिलीग्राम पर केजी। और एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज रहेगी वो 3 से 5 दिन के लिए इसको देते हैं और एक दिन के अंदर देते हैं 500 से 1000 मिलीग्राम एडल्ट को, और बच्चे को देते हैं 3 से 5 दिन के लिए, और इसकी सिंगल डेली डोज के अंदर एक दिन में आप उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 से 30 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ मैक्रोलाइड। ये जो मैक्रोलाइड्स है किस कंडीशंस में ये यूज किया जाता है, तो इसके यूजेस के अंदर है फर्स्ट ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियोल्स के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंड न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, थर्ड है साइनोटाइटिस यानी कि जो साइनस है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, फोर्थ है स्किन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए, फिफ्थ है स्टमक अल्सर, पेट में अल्सर्स हो गए, छाले हो गए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से मैक्रोलाइड्स जो है इन कंडीशंस में यूजफुल है। कौन कौन सी, अगर आपके ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, साइनस में इन्फेक्शन है, स्किन पे इन्फेक्शन है या स्टमक में अल्सर से, तो उनको ये ट्रीट करेगा। लेकिन कौन सी कंडीशंस में यूजफुल नहीं है, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड लीवर एंड किडनी डिजीज, थर्ड माइस्थेनिया ग्रेविस, एंड फोर्थ इज प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। तो कौन सी कंडीशंस में यूजफुल नहीं होता, तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि पर्सन उस ड्रग को लेकर के सेंसिटिव है ना, उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रही है अगर आप ये ड्रग दे रहे हैं तो यहाँ पर नहीं देंगे। उसका लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, लीवर में डिजीज है कोई, किडनी में डिजीज है तो नहीं देंगे। अगर उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वो अगर उसको हो रखा है तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं देंगे अगर जो पेशेंट है आपका वो प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग है, ठीक है, यानी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है, लैक्टेशन पीरियड के अंदर है तो भी नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ड्रग 6 क्लास टेट्रासाइक्लिन, नाम से समझ में आ रहा है टेट्रा मतलब कि चार, साइक्लिन्स मतलब कि साइकिल्स, तो इसके अंदर चार साइकिल रिंग से ही मिलकर बना होता है इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। सो दीज टेट्रासाइक्लिन्स इज यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शंस व्हिच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इंक्लूडिंग pneumonia and other respiratory tract infections. Certain infections of skin, eye, and lymphatic, intestinal, genital, and urinary systems, and certain other infections that are spread by the ticks, lice, mites, and infected animals. It is also used along with the other medications to treat the acne. These will not work for the cold, flu and other viral infections. ठीक है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया के थ्रू जो इन्फेक्शंस हुए होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि अगर न्यूमोनिया हुआ है या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई स्किन इन्फेक्शन है, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, या कोई भी और सिस्टम है जो कि किसी भी टिक्स के थ्रू या लाइस यानी कि जो जुएं होती हैं उसके थ्रू, माइट्स कीड़े मकोड़े होते हैं या जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू फैलते हैं,
उन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए ये टेट्रासाइक्लिन दिए जाते हैं। इन टेट्रासाइक्लिन्स को आप जो है किसी अदर मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, जो कि एक्ने यानी पिंपल्स को भी ट्रीट करता है, लेकिन ये जो है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेगा। ठीक है, जो वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन से उनको नहीं ट्रीट करेगा, सर्दी जुकाम को नहीं ट्रीट करेगा। ठीक है, कोल्ड फ्लू में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टेट्रासाइक्लिन्स। सो दिस टेट्रासाइक्लिन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस सच एज first is first generation tetracycline, second is second generation tetracycline and third is the third generation tetracyclines. इन tetracyclines को तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके फर्स्ट जनरेशन का टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, एक्रोमाइसिन, सुनमाइसिन एंड पेनमाइसिन। सेकेंड होता है आपके सेकेंड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन, जिसमें ड्रग आएगी डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन, एडोक्सा एंड मोनोडॉक्स। थर्ड है आपकी थर्ड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन, जिसमें ड्रग आएगी टिगेसाइक्लिन एंड टाइग्रासिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन है उन्हें तीन मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होती है आपके फर्स्ट जनरेशन के टेट्रासाइक्लिन, इसमें ड्रग आती है आपके टेट्रासाइक्लिन, एक्रोमाइसिन, सुमाइसिन और पेनमाइसिन। सेकेंड होती है आपके सेकेंड जनरेशन की, जो फर्स्ट जनरेशन के बाद में डिस्कवर्ड हुई है। इसके अंदर ड्रग आएंगी डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन, एडोक्सा और मोनोडॉक्स। और थर्ड होती है आपकी थर्ड जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन के भी बाद में डिस्कवर हुई है। इसके अंदर आपकी ड्रग्स आएंगी टिगेसाइक्लिन और टाइग्रासिल। ठीक है, इसकी डोज की अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है, दिस टेट्रासाइक्लिन फॉर एडल्ट्स 250 to 500 mg every 6 hours. Second is the doxycycline, that is 100 mg twice in a day or 200 mg once in a day. And third is the minocycline, that is 100 to 200 mg once or twice in a day. ठीक है, तो इसकी जो डोज दी जाती है टेट्रासाइक्लिन की वो है एडल्ट्स के अंदर तो है 250 से 500 mg के अंदर। डॉक्सीसाइक्लिन जो दी जाती है वो दी जाती है एक दिन में 2 बार 100 mg, और एक दिन में एक बार अगर दे रहे हैं तो 200 mg। और मिनोसाइक्लिन जो है वो अगर दिन में एक बार दे रहे हो तो 100 से 200 mg के बीच में देंगे, आप दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, अब एक किस पर्टिकुलर कंडीशंस में देंगे, क्या क्या कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है ये, तो इट इज यूजफुल इन द कंडीशंस ऑफ एक्ने, क्लेमाइडिया, थर्ड नॉन गोनोकोकल यूरेथाइटिस, सॉरी, फोर्थ ट्राइकोमा, फिफ्थ लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरेनम, सिक्स प्लेग, सेवंथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एट्थ सर्टेन टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शंस, नाइन्थ आई इन्फेक्शंस, टेंथ लिम्फेटिक्स और 11th इंटेस्टाइनल, जेनाइटल एंड यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पिंपल्स हुए हैं, एक्नेज हुए हैं तो उसको ये ट्रीट आउट कर सकता है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कर सकता है। नॉन गोनेरियल मतलब गोनेरिया की वजह से जो निसेरिया गोनेरिया होता है उसकी वजह से नहीं, उसके अलावा किसी और नॉन गोनोकोकल की वजह से अगर यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यूरेथाइटिस है तो उसको ये ट्रीट करेगा। ट्राइकोमा की कंडीशन को ये ट्रीट करेगा। और लिम्फोग्रेनुलोमा यानी कि लिम्फोटिक जो नोड्स होते हैं उसमें अगर ग्रैन्यूल्स फॉर्म हुआ है, लिम्फोग्रेनुलोमा हुआ है, ठीक है, वेनेरम, तो उसको ये ट्रीट आउट करेगा। प्लेग की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, तो प्लेग को ये ट्रीट करेगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, साइनसाइटिस है तो उसको ये ट्रीट करेगा। स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करेगा। आईज में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, कोई इश्यू है तो उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेगा। जेनाइटल एरिया के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ट्रीट करेगा। और लास्ट है कि अगर यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर इन बैक्टीरियाज को किल करके इन्फेक्शंस को ये क्या करेगा, ट्रीट आउट करेगा। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कौन सी कंडीशंस में नहीं देना है। So this is contraindicated in the pregnancy because the risk of hepatotoxicity in the mother, the potential of for the permanent discoloration of teeth in the fetus, that is yellow or brown in appearance,
as well as impartment of fetal long bone growth. Tetracyclines usually not used in the young children because these tetracyclines can permanently stain the teeth. This drug is contraindicated in the persons who have shown hypersensitivity to any cyclines. In children who having age more less than 8 years, avoid incomplete renal failure. Use with the caution in the patients with hepatic dysfunction. ठीक है, तो किस कंडीशन में नहीं देना है आपको टेट्रासाइक्लिन कि अगर जो भी फीमेल है अगर वो प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर है तो वहां पर कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, यानी उस कंडीशन में नहीं देना, क्योंकि ये मदर में क्या कर सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर डैमेज कर सकता है, लीवर में टॉक्सिसिटी कर सकता है। और जो फीटस है, जो नवजात शिशु है, उसके जो दांत है उनको परमानेंटली डिसकलर कर सकता है, मतलब उनका कलर या तो परमानेंटली जो है दिखने में या तो येलोइश हो जाएगा या फिर ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंटली डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही जो बच्चा है उसकी जो बोन्स होंगी वो लंबी हो जाएंगी, उनमें बोन्स में लॉन्ग बोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है इनको छोटे बच्चों को भी नहीं देना है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स जो है परमानेंट जो दांत है उनको स्टेन कर देता है, परमानेंटली दांतों को स्टेन कर देता है, कलर कर देता है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करता है, उन पर्सन्स के अंदर जो कि टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव है, मतलब उनको पर्टिकुलरली वो सेंसिटिव है, उनकी बॉडी में वो एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं, उनको नहीं देना है। जो 8 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको नहीं देना है ना। जिनका किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, किडनी फेलियर है, उनको उनके केस में अवॉइड करना है, उनको नहीं देना है। और जिनका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, लीवर डिसफंक्शन है, उनको भी अगर आप दे रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में, फीटस में, 8 साल से छोटे एज के बच्चों में, और किडनी अगर फंक्शन नहीं कर रही है, लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उन कंडीशंस में आपको यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन्स नहीं देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर क्लास ऑफ ड्रग है वो है आपके सल्फोनामाइड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो सल्फोनामाइड्स है इनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर सल्फो ग्रुप और अमाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड्स बोला जाता है। ठीक है, so these sulfonamides or the sulfa drugs are a class of antibiotics that target the bacteria causing the infection. These classes of drugs are generally broad spectrum antibiotics that they are on wide range of bacterial types and are therefore employed in treating many kind of bacterial infections. These sulfonamides do not kill the bacteria, but it interferes with the ability of the bacteria to grow and multiply, that is bacteriostatic action. ठीक है, तो ये जो सल्फोनामाइड्स होते हैं इनको सल्फा ड्रग्स भी बोला जाता है, और ये एंटीबायोटिक्स की वो क्लास है जो क्या करती है, बैक्टीरिया को टारगेट करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट आउट करती है, मतलब जिन बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया होता है उनको टारगेट करके उनको किल कर, ठीक है। और बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देती है, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट ये करती हैं, यानी कि बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देती है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी बोला है आपने बैक्टीरियोसाइडल, तो लास्ट में अगर साइडल आ रहा है तो इसको ध्यान रखो, सुसाइडल, सुसाइडल मतलब कि किलिंग एक्शन। ठीक है, तो जब आप बोलोगे बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि यहाँ पर बैक्टीरिया को किल किया जाएगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हो क्या, बैक्टीरियो स्टैटिक एक्शन देगी, स्टैटिक एक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है सिर्फ वो इनिबिट होगी, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से किल नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो सल्फा ड्रग्स होती है ये सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करके उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। इस क्लास की जो ड्रग्स होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया की एक वाइड रेंज पर काम करती हैं। ठीक है, और सभी तरीके के मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया पर ये अपना एक्शन दे सकती है, और इस तरीके से डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इनको दिया जाता है। ये जो सल्फोनामाइड्स होती हैं बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देगी, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगी, दैट मीन्स उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी लेकिन उसको किल नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज सल्फोनामाइड्स। इन सल्फोनामाइड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपके शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, सेकेंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स एंड फोर्थ इज द टॉपिकल सल्फोनामाइड्स। ठीक है, तो 4 मेजर क्लासेस में सल्फोनामाइड्स को क्लासिफाई किया है।
First is the short-acting sulfonamides in which the drug is sulfioxazole. Second is sulfamethoxazole. Third is sulfadiazine. Second is intermediate-acting sulfonamides in which the drug is sulfadiminide, sulfamethazine, and sulfamethoxazole. Third is the long-acting sulfonamides in which the drug is sulfadoxine, sulfamethoxypyridazine, and third is sulfasalazine. Fourth is the topical sulfonamides in which the drug is silver sulfadiazine and mifenide. ठीक है, तो यहाँ पे सल्फोनामाइड्स को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट होते हैं आपकी शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स जिसके अंदर ड्रग आती है सल्फी आइसोऑक्साजोल. सेकेंड होता है आपके सल्फा मीथाऑक्साजोल और थर्ड है सल्फा डायाजीन. सेकेंड जो यहाँ पर ड्रग्स की क्लास है वो इंटरमीडिएटली एक्टिंग करती है. इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है सल्फा डिमिनाइड, सल्फा मिथाजीन, सल्फा मीऑक्साजोल. और थर्ड जो क्लास होती है वो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, लॉन्गर एक्टिंग ये ड्रग्स होती हैं. इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है सल्फाडोक्सीन, सल्फा मिथॉक्सीपायरिडाज़ीन एंड सल्फासालाजीन. और फोर्थ जो आपकी क्लास होती है वो होती है टॉपिकली एक्टिंग करने वाली, यानी कि स्किन की सरफेस पर स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली सल्फोनामाइड्स जिसमें पर सल्फाडायाजीन और मिफेनाइड. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके इसकी डोज की कितनी अमाउंट में कितनी डोज दी जाएगी. तो इसकी डोज के अंदर फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स इन विच द ड्रग इज सल्फा आइसोऑक्साजोल 500 to 1000 mg orally 2 to 4 times daily. Second is sulfa methoxazole which is 800 mg orally twice in a daily. Third is the sulfadiazine which is 1 to 1.5 grams orally 3 to 4 times daily. Second is the intermediate acting sulfonamides in which the drug is dimidine in which 500 to 1000 mg orally 3 to 4 times daily. Sulfamethazine that is 1 grams orally twice in a daily, and sulfamoxazole that is 1 to 2 grams orally daily in a divided dose. Third is the longer acting sulfonamides in which the drug is sulfadoxine that is 1 gram orally as a single dose. Second is sulfamethoxypyridazine that is 500 mg orally twice in a daily, and third is the sulfasalazine which is 1 to 2 grams orally daily in a divided doses. ठीक है, तो यहाँ पर डोज बताया गया है कि सल्फोनामाइड की कौन सी ड्रग कितने अमाउंट में कितने टाइम के लिए देनी है. तो सल्फा जो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर 3 ड्रग्स आती हैं. फर्स्ट है सल्फी आइसोऑक्साजोल जो कि 2 से 3 बार दी जाती है एक दिन के अंदर, और एक बार में जो है 500 से 1000 mg देंगे. दूसरी है आपकी ड्रग सल्फामीथाऑक्साजोल जो कि एक दिन में 2 बार देंगे और 800 मिलीग्राम देंगे. थर्ड है आपके सल्फाडायाजीन जो कि दिन में 3 से 4 बार देंगे और एक बार में देंगे 1 से 1.5 ग्राम. सेकेंड होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है. इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है सल्फाडिमिडीन. ठीक है, जो दिन में 3 से 4 बार देंगे जो कि देंगे 500 से 1000 मिलीग्राम. सेकेंड होती है आपके सल्फामिथाजीन जो कि एक दिन में 2 बार देंगे, ओरली देंगे और 1 ग्राम देंगे. थर्ड होती है आपके सल्फामेथोक्सोल जो कि डिवाइडेड डोज की फॉर्म में ओरली दिया जाएगा. ठीक है, और एक दिन में देंगे 1 से 2 ग्राम. ठीक है, थर्ड होती है आपकी लॉन्गर एक्टिंग जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और भी ज्यादा बड़ा होता है. इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है सल्फाडोक्सीन. इसको एक सिंगल डोज में एक बार में ओरली रूप से 1 ग्राम देते हैं. सेकेंड होता है आपके सल्फामेथोक्सीपिरिडीन जिसको एक दिन में 2 बार देते हैं, ओरली रूट से देते हैं और 500 मिलीग्राम 500 mg देते हैं. थर्ड होती है आपके सल्फासालाजीन जो कि डिवाइडेड डोज की फॉर्म में देते हैं, एक दिन में ओरली रूट से देते हैं और 1 से 2 ग्राम देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके इंडिकेशंस कि किस कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इसको देंगे, कहाँ पर ये यूजफुल होगी. तो इसकी यूजेस के अंदर फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज UTI. सेकेंड इज मलेरिया. Third is toxoplasmosis. Fourth is rheumatoid arthritis. Fifth is otitis. Sixth is the acute exacerbation of chronic bronchitis and seventh is the diarrhea. ठीक है, तो ये क्या करेगी, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, UTI है, तो उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होगा. ठीक है, सेकेंड है कि अगर मलेरिया इन्फेक्शन है तो वहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करने के लिए दिए जाती है सल्फोनामाइड्स. टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है कंडीशन
जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती है। ओटिस मीडिया में यानी कि आपके कान में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर एक सीरियस इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और डायरिया में जब वाटरी स्टूल का फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में हो रहा होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो इस तरीके से यूटीआई, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ओटिस मीडिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है। फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि कौन सी कंडीशंस में नहीं देना है। तो फर्स्ट है एलर्जी एंड सेकंड है रीनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो एलर्जी कंडीशंस में नहीं देना और रीनल इम्पेयरमेंट यानी कि किडनी अगर सही से काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे सल्फोनामाइड्स नहीं देनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके ड्रग है यहाँ पे वो है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाएंगी। एंटी मतलब अपोजिट, ट्यूबरकुलर मतलब कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो वो ड्रग्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, टीबी के अगेंस्ट काम करती हैं, उनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। So these anti-tubercular drugs are a group of medication which is used in the treatment of tuberculosis, that is TB, that is an infection which is caused by the mycobacterium tuberculosis। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो होती हैं, ठीक है, वो मेडिकेशंस हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, उसको बोलते हैं टीबी। और इस टीबी के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। These anti-tubercular drugs are further classified into two major categories. First is the first line drug and second is the second line drug. And third is the other drugs. First line drugs are isoniazid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide. Second is the second line. The drugs are streptomycin, kanamycin, capreomycin and amikacin. And the third is the other drugs in which the drug is bedaquiline, delamidine and linezolidine. ठीक है, तो ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है उनको तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट होती है फर्स्ट लाइन ड्रग जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट चॉइस ड्रग, पहले इनको ही चूज किया जाता है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटेनॉल और पायराजिनामाइड। सेकेंड होती है सेकेंड लाइन ड्रग, जब फर्स्ट लाइन ड्रग यहाँ पर इफेक्टिव नहीं हो पाती तब यहाँ पर सेकेंड लाइन ड्रग्स को दिया जाता है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन और एमिकेसिन। ठीक है। थर्ड होती है आपके अदर ड्रग्स जिसमें ड्रग्स आएंगे आपके बेडाक्विडीन, डेलामिडीन एंड लिडोजोडीन। ठीक है, लिनोजोडीन, जोलिडीन। इसके डोज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स आती हैं जो कि डिफरेंट डोजेज में दी जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करें आइसोनियाजाइड की जिसको बोलते हैं INH, that is in the adult dose 5 mg per kg to 15 mg per kg of body weight and up to maximum 300 mg per day. Second is the pediatric dose, that is a children dose or child dose, that is 10 mg per kg to 20 mg per kg of body weight up to the maximum of 300 mg per day. Second is the rifampicin, that is RIF, which having adult dose 10 mg per kg to 20 mg per kg of body weight and up to the maximum 600 mg per day. And pediatric dose is 10 mg per kg to 20 mg per kg of body weight and up to the maximum 600 mg per day. Third is the ethambutol, that is EMB, in which the adult dose is 15 mg per kg to 25 mg per kg of body weight and up to the maximum 1200 mg per day. Second is the pediatric dose in which 15 mg per kg to 25 mg per kg of the body weight and up to the maximum 1200 mg per day. Fourth is the pyrazinamide, that is PZA, in which having adult dose 15 mg per kg to 30 mg per kg of body weight and up to the maximum 2000 mg per day. And the pediatric dose is 15 mg per kg to 30 mg per kg of body weight and up to the maximum 2000 mg per day. ठीक है,
तो इसकी डोज की अगर हम बात करें तो आइसोनियाजाइड जो रहता है, एडल्ट जो उसकी डोज रहती है वो रहती है 5 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम आप जो है एक दिन में 300 mg तक दे सकते हैं। बच्चों के अंदर आप डोज जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, वो रहेगी 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम इसको भी 300 mg तक दे सकते हैं। सेकेंड है रिफाम्पिसिन, जो कि एडल्ट्स में दी जाएगी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी, मैक्सिमम 600 mg तक दे सकते हैं एक दिन के अंदर। अंदर रहेगा 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, सॉरी, जिसे मैक्सिमम आप 600 मिलीग्राम तक दे सकते हैं एक दिन के अंदर। 600 मिलीग्राम तक इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है इथम्ब्यूटेनॉल। इथम्ब्यूटेनॉल को एडल्ट के अंदर देंगे 15 से 25 मिलीग्राम एक दिन के अंदर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और इसको मैक्सिमम आप दे सकते हैं 1200 मिलीग्राम पर डे, मतलब एक दिन में 1200 mg तक दे सकते हैं। और जो पेड्रियाटिक के बच्चे हैं उनको देंगे 15 mg टू 25 mg, 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम इसको 1200 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हैं। फोर्थ है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड जो है वो एडल्ट के अंदर देते हैं 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जिसे मैक्सिमम आप 2000 mg तक दे सकते हैं। और बच्चों को देंगे, बच्चों को भी मैक्सिमम 2000 mg तक दे सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन इसकी डोज भी सेम ही रहेगी 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इथम्ब्यूटेनॉल और पायराजिनामाइड तो एडल्ट और बच्चे पेडियाट्रिक पेशेंट्स दोनों में सेम रहेगा। और जो रिफाम्पिसिन है, ठीक है, वो भी सेम रहेगा दोनों के अंदर, सिर्फ आइसोनियाजाइड थोड़ा सा वेरी करेगा कि एडल्ट में डोज कम रहेगी और पेडियाट्रिक में ज्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस या यूजेस। तो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, गाउचर्स डिजीज एंड माइकोबैक्टीरियम एवियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती है ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में तो यूज की ही जाएगी, उसके अलावा गाउचर्स जो डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पे गाउचर्स डिजीज का वो डिजीज या वो कंडीशन जिसके अंदर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, फैटी टिश्यूज यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गाउचर्स डिजीज। इसको भी ये एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती हैं वो ट्रीट कर सकती हैं। और ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलम की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि इसको किल करेगा उसी तरीके से माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको भी ये किल करके उसके इन्फेक्शन को भी ट्रीट आउट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशंस में इसको नहीं, तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, abdominal पेन, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन, अपसेट स्टमक एंड हार्टबर्न। ठीक है, तो ये इन पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब अगर किसी पर्सन को डायरिया है या हम कहेंगे एक्सेस वाटरी स्टूल फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा स्टूल एलिमिनेट हो रहा है जो कि वाटरी है नेचर के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं इसको। नोजिया वॉमिटिंग है, उल्टे जैसा मन है, तो उसमें दे सकते हैं, सॉरी उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें नहीं देना है। अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है तो नहीं देना, सिर दर्द हो रहा है तो नहीं देना, जॉइंट्स में मसल्स में पेन है तो नहीं देना, पेट खराब है, स्टमक अपसेट है तो नहीं देना, और सीने में जलन है, हार्टबर्न है तो भी नहीं देना। ठीक है, तो इस तरीके से डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, अपसेट स्टमक और हार्टबर्न के कंडीशंस में इन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी मतलब अपोजिट, फंगल मतलब जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स को बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें तो दीज एंटी फंगल मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन विच इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, तो ये जो एंटी फंगल मेडिकेशंस होती है ये फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट आउट करती है, जो कि मोस्टली आपकी स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को अफेक्ट जो कर रहे होते हैं फंगस। ठीक है, उन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल मेडिकेशन यहाँ पर दी जाती है। These fungal infections can occur in various parts of the body such as skin, nails, hair, mouth, throat and genitals. Some fungal infections can be serious, especially in the mouth with the weakened immune system and underlying medical conditions. ठीक है,
तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि स्किन पर हो सकते हैं, नेल्स में हो सकते हैं, हेयर्स में हो सकते हैं, मुंह में हो सकते हैं, गले में हो सकते हैं, जेनाइटल एरिया के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ये फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन सीरियस भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये क्या करेंगे, जो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना, उनके अंदर मोस्टली ये देखने को मिलते हैं, या जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन में होते हैं, ऑलरेडी किसी डिजीज कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या दी जाती है, एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है। So these antifungal drugs are further classified into following classes, that is six major classes. First is the polyenes, in which the drug is nystatin and amphotericin B. Second is the azoles, which is further classified into two categories. First is the imidazole and second is the triazole. Imidazole's category, the drugs are clotrimazole, miconazole and ketoconazole, and triazoles are voriconazole, posaconazole, fluconazole or itraconazole. Third is the allyl amines, in which the drug is terbinafine, butenafane or naftifine. Fourth is the eco-candidians, in which the drug is rezafungin, micafungin and caspofungin. And the fifth is others, in which the drug is griseofulvin, फ्लूसाइटोसिन एंड टोलनाप्टेट। ठीक है, तो इन एंटी फंगल ड्रग्स को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं पोलीइंस, पोली मतलब एक से ज्यादा, इंस यानी डबल बॉन्ड। तो इन ड्रग्स की केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है नाइस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी। सेकेंड होती है एजोल क्लास, जिसके अंदर आपको डायाजोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स के अंदर आपको इमिडाजोल रिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है क्लोट्रिमेक्साजोल, मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल। और सेकेंड होते हैं आपके ट्रायाजोल, जिसके अंदर 3 एजोल्स, एजोल मतलब कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जो बॉन्ड बनाते टाइम एन डबल बॉन्ड एन में कन्वर्ट होकर इधर उधर बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं एजोल। तो ऐसे 3 एजोल ग्रुप इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें ड्रग्स आएगी आपकी वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। थर्ड होती है आपकी अलाइल अमीन्स। अलाइल अमीन में आपको एलाइल ग्रुप और अमीन ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगे टर्बिनाफेन, ब्यूरेनडाइफेन और नेफ्टिफीन। ठीक है, फोर्थ होते हैं आपके इकोकेंडियाइंस। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ड्रग्स आती है बिंजा फंगीन, मिका फंगीन एंड कैप्सोफंगीन। और अदर्स के अंदर जो ड्रग्स आएंगे वो है ग्रीसियोफुल्फिन, फ्लूकोसाइटोसिन और टोलनाप्टेट। ठीक है, फिर इनकी डोज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट डोजेस को बताया है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल इज गिवन 150 to 400 mg orally once in a daily. Itraconazole is 200 to 400 mg. Posaconazole is 300 mg orally twice daily. Amphotericin B given intravenously and the dose range from 0.3 to 1.5 mg per kg in a day. Capsofungin is 70 mg intravenously once on a first day, and terbinafine is 250 mg orally once daily for the 2 to 4 weeks. ठीक है, तो इसकी डिफरेंट डोज के अंदर ये ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल जो है दिन में एक बार देंगे ओरली रूट से, जिसका अमाउंट होगा 150 से 400 मिलीग्राम। इट्राकोनाजोल देते हैं 200 से 400 मिलीग्राम। पोसाकोनाजोल दिन में 2 बार ओरली रूट से 300 मिलीग्राम। एम्फोटेरिसिन बी देते हैं आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.3 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी एक दिन के अंदर पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 0.3 से 0.5 यानी कि 0.3 से 1.5 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। कैप्सोफंगिन जो है वो पहले दिन देते हैं एक ही बार आईवी इंट्रावेनस रूट से 70 mg, और टर्बिनाफिन देते हैं 2 से 4 वीक तक डेली देते हैं, ओरली रूट से देते हैं। ठीक है, और देते हैं 250 मिलीग्राम। ठीक है, इसके इंडिकेशंस या यूजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एंटी फंगल ड्रग है तो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगी, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस, ओनिकोमाइकोसिस, टीनिया कैपिटाइटिस, केप्टोकोकोसिस एंड
प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगी। ओनकोमाइकोसिस यानी कि जो एक फंगल इन्फेक्शंस होता है ओनकोमाइकोसिस भी उसको ट्रीट करेंगी। टीनिया कैपिटाइटिस यानी कि जो टीनिया बॉम होता है, कीड़ा होता है, उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करती है। केप्टोकोकस, तो केप्टोकोकस भी एक फंगल इन्फेक्शंस होता है जिसको ये ट्रीट करती है। और प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि ना सिर्फ इनको ट्रीट आउट करती है बल्कि होने से भी रोकने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कौन से कंडीशंस में नहीं देना है। तो फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, जब सेंसिटिव पर्सन पेशेंट इस ड्रग को लेकर के काफी सेंसिटिव है तब नहीं देना। हेपेटिक डिसफंक्शन यानी कि लीवर अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो नहीं देना। एंडोक्राइन एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम, अगर एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहे तो नहीं देना। और अगर फर्टिलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नहीं देना। तो इस तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटिक डिसफंक्शन, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको यहाँ पर ये ड्रग, एंटी फंगल ड्रग नहीं देनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, जिसके अंदर 4 डिफरेंट क्लासेस को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। फिर हमने 5th क्लास स्टार्ट करी मैक्रोलाइड्स, 6th थी हमारी टेट्रासाइक्लिन्स, 7th थी सल्फोनामाइड्स, 8th थी आपके एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, 9th थी आपके एंटी फंगल ड्रग्स। तो इन सारे कीमोथेरापेटिक ड्रग्स को, एजेंट्स को हमने स्टडी किया है, इनकी क्लासेस को डिस्कस किया है, इनकी यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जहाँ पर रिमेनिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।